मुद्दे की बात एक दो दिन रुकी रही, कुछ शोक संदेश थे जिसकी वजह से ये कार्यक्रम नहीं हो पाया, उसके लिए हमें खेद है। हमारे सभी दर्शकों का आज इस कार्यक्रम में स्वागत है। मुद्दे की बात में हम आज दो मुद्दे लेकर के आ रहे हैं और वो दो मुद्दे जो है वो अभी देश में बहुत चर्चा में है और उस मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करेंगे। आइए सबसे पहले इन मुद्दे के बारे में हम आपको बता दें। पहला मुद्दा तो हम ले रहे हैं जो बंगाल में घमासान मचा है उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे, और दूसरा जो हमारा मुद्दा है वो है ईरान और इराक और इजराइल के बीच जो युद्ध हो रहा है उसके बीच में चर्चा करेंगे। हमारे देश को कितना लाभ और कितना नुकसान होगा, ये सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन आइए उसके पहले अपन कमलेश भैया को जोड़ लेते हैं। कमलेश भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, नमस्कार। इन दोनों विषयों पे हम चर्चा करें उसके पहले सबसे पहले हम हमारे प्रेस क्लब का चुनाव हुआ कल 14 तारीख को, उसमें हम आपके जो पसंदीदा वक्ता हैं और ग्रैंड एशियन न्यूज़ के जो एडिटर इन चीफ हैं कमलेश भैया ने सम्मानजनक वोटों से संरक्षक का चुनाव जीत लिया। भैया, मेरे दर्शकों की तरफ से, मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार सबका, बहुत बहुत आभार। संरक्षक का पद चुनाव जीत लिया था, एक थोड़ा सा चर्चा कर रहे थे, कैसा रहा चुनाव भैया? देखिए, ये तो पारिवारिक चुनाव था। 166 लोगों का, 166 लोगों का एक गुलदस्ता है प्रेस क्लब। उसमें एक व्यवस्था है कि 2 साल के लिए कार्यकारिणी का गठन होता है। उसमें संरक्षक, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सह सचिव, कोषाध्यक्ष, 3 कार्यकारिणी सदस्य, इनका चयन सारे सदस्य मिलकर के करते हैं। और कल वो चुनावी प्रक्रिया पूर्ण हुई जी, और जिसमें जिसको समझ में आया कि ये हमारे लिए, हमारे क्लब के लिए बेहतर काम करेगा, उसको उन्होंने अपना वोट देकर विजयी बनाया है। और जो कार्यकारिणी अभी गठित हुई है उस कार्यकारिणी का ये संकल्प है और करना भी यही चाहिए कि सबको लेकर के पत्रकारों के हित में, चूँकि एक आंतरिक व्यवस्था ठीक करने के लिए इसका गठन किया जाता है कार्यकारिणी का, तो उसको तो ठीक करें। और साथ ही एक जो दायित्व बनता है हमारा पत्रकारों का कि न केवल हम अपने बारे में, क्योंकि पत्रकार सिर्फ अपने बारे में विचार करे तो पत्रकारिता नहीं होती, उसकी भूमिका होती है कि अपने इर्द गिर्द भी जो समस्याएं होती हैं उनको न सिर्फ लिखे दिखाए, बल्कि उसके लिए होने वाले किसी भी संघर्ष में वो लोगों का हमराही बने, उनके साथ चले, लड़े, संघर्ष करे, और फिर उसी तरह से उसका विस्तार होता है। फिर जिले की बात होती है, प्रदेश की बात होती है, राष्ट्र की बात होती है। तो इस भाव को लेकर के हम लोग पत्रकारिता करते हैं। उसी भाव को लेकर के प्रेस क्लब का चुनाव जब होता है तो उसमें भी ये सब बातें गिनी जाती हैं, काउंट होती हैं कि किसने कितना बेहतरीन काम किया है, किसके मन में क्या है। वो जब सब कुछ लोगों के सामने स्पष्ट होता है तो फिर वो लोग अपने हिसाब से चयन करते हैं और उसी हिसाब से लोगों ने चयन किया। जी बिल्कुल। और कोरबा प्रेस क्लब का चुनाव कल संपन्न हो गया, नई पार्टी का गठन हो गया। आपने पेपरों में भी पढ़ा होगा कि कौन कौन से पदाधिकारी चुने गए। भैया, इस मामले में एक चीज़ को तो हम नहीं भूल सकते, उसको कहना ही पड़ेगा कि चुनाव अधिकारी छेदीलाल अग्रवाल ने बखूबी अपना रोल निभाया और बिल्कुल निष्पक्षता से चुनाव करवाया। देखिए, चूँकि वो काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं और लगभग 50 वर्ष से वो पत्रकारिता कर रहे हैं, और मतलब उनको ये कह सकते हैं कि बाल पत्रकार रहे हैं जी। जो वो पढ़ रहे थे हाई स्कूल से पहले ही उन्होंने पत्रकारिता शुरू कर दी थी। और वर्तमान में जो प्रेस क्लब हमें दिखाई देता है, इस प्रेस क्लब के वो पहले अध्यक्ष भी रहे। जब 99 में, 98 में, 97 में इसका गठन हुआ तो उस समय ये पहले अध्यक्ष इसके रहे और कई पदों पर रह करके उन्होंने पत्रकारों को अपना नेतृत्व प्रदान किया और एक बेहतरीन पत्रकार के रूप में उनकी ख्याति है। पढ़े लिखे हैं, वकील भी हैं, पीएचडी भी कर लिया है उन्होंने, 4-5 विषयों में एमए किया हुआ है, अध्ययनशील रहते हैं निरंतर। तो स्वाभाविक है कि उनके मन में जो चलता है वो दिखता भी है। तो इसीलिए प्रेस क्लब के साथियों ने इस बार निर्णय लिया कि हम इनको चुनाव अधिकारी बनाएं, और उनके चुनाव अधिकारी रहते एक अच्छा वातावरण वहाँ रहा। सारे लोग एक दूसरे से परिचित, सब एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हुए एक साथ हंसी ठिठोली करते हुए चुनाव संपन्न करा लिए
और पहले क्या होता था कि जब कोई बाहरी चुनाव संपन्न कराता है तो उसके वो बिल्कुल एकदम डिसिप्लिन और वो बिल्कुल वो सब चीज़ें रहती हैं, तो लोगों को थोड़ा सा वहाँ का माहौल तनाव भरा दिखता था। लेकिन इनके रहने से तनाव नहीं था, सब हंसी खुशी उसको, चूँकि सबको ये भरोसा था कि यहाँ कोई गड़बड़ी की आशंका पहले भी नहीं थी, दूसरे भी चुनाव अधिकारी बढ़िया चुनाव कराते थे, लेकिन बस वही कि थोड़ा सा डिसिप्लिन, और अभी डिसिप्लिन भी था और आपस में चुहलबाजी भी हो रही थी हल्की फुल्की। तो वो एक अच्छे माहौल में और पारदर्शी तरीके से, निष्पक्ष तरीके से चुनाव संपन्न कराया उन्होंने। बताते हैं भैया कि ना तो जब से चुनाव अधिकारी नियुक्त हुए तब से ना तो किसी पत्रकार से खुल के बात किया उन्होंने, ना किसी का पत्रकार का फ़ोन रिसीव करते थे। नहीं, वो तो है, वो उतना तो बचाते थे कि कल को किसी को ये न लगे कि मैं किसी के साथ ज़्यादा हंस बोल रहा हूँ। हालांकि वो भी मतदाता भी थे, उन्होंने अपना मत भी जिसको दिया होगा, जिनको अच्छा लगा होगा, जो अच्छे लगे होंगे उनको दिए हों। तो वो स्वाभाविक है कि एक भाव उनका जो था कि हमारे ऊपर कोई चुनाव अधिकारी हूँ, इसलिए कोई ये छींटे न फेंके कि ये तो यार अमुक व्यक्ति की तरफ थोड़ा इनका झुकाव था, इसलिए वो उसको पूरा बचा के रखते थे कि चाय भी पीना होता था तो अपने पैसे से मंगवा के पिलाना, और बहुत ज़्यादा किसी के साथ उस तरह से बात नहीं करना, हंसी मजाक करते थे, चुनाव से संबंधित बात नहीं करते थे। तो ये तो उन्होंने बचाया। बिल्कुल भैया। और प्रेस क्लब का चुनाव हो चुका है, 14 तारीख को नई बॉडी का गठन हो गया है। हमारे कमलेश भैया संरक्षक पद पे उम्मीदवार थे और सम्मानजनक अच्छे वोटों से उन्होंने विजय प्राप्त की, अपने जो भी उनके प्रतिद्वंदी थे। बहरहाल अब आइए आते हैं अपन मुद्दे की बात पे, और मुद्दे की बात पे कमलेश भैया सबसे बड़ी बात आज जो छाया हुआ है और जो चैनलों में, समाचार पत्रों में, सब जगह है, वो बंगाल के चुनाव हो चुके हैं। बंगाल के चुनाव में ममता बनर्जी टीएमसी हार चुकी है और नए सीएम का वो भी हो गया, लेकिन घमासान ख़त्म नहीं हो रहा था। 58 विधायक जिन्होंने तोड़ के अपना अलग वो बनाया, और उसके बारे में भी आप अच्छी तरह जानते हैं, इसके पहले भी हमने चर्चा की थी। लेकिन अब सांसदों को लेकर के जो आज खबर आ रही है कि आज शायद वो उनको देंगे ये अलग गुट की मांग जी, लोकसभा अध्यक्ष को सौंपेंगे अपना 22। कल उन्होंने सौंप दिया, आज 22 का सौंप। हाँ नहीं, कल ही वो ओम बिरला जी से मिले थे लोकसभा अध्यक्ष से। 17 सांसद उसमें थे, काकोली जी के नेतृत्व में उन लोगों ने मुलाकात की है। और त्रिपुरा की एक पार्टी है NCPI, नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी, इस पार्टी से उन्होंने अपने आप को विलीन कर लिया, उसमें विलय कर लिया है। तो स्वाभाविक है कि अब वो TMC से बाहर हो गए हैं, और वो अलग गुट की मांग करते हुए उन्होंने 17 सांसद थे और 20 का उन्होंने वो एक लिस्ट उनको दी है। और हाँ, वो बढ़ेंगे ही, अभी 1-2 बढ़ेंगे, 28 सांसद हैं, तो ऐसा लगता है कि कुछ और लोग उसमें शामिल होंगे और TMC पूरी तरह से खाली हो जाएगी। अब चूंकि एक कानून है हमारे यहाँ, दल बदल विधेयक कानून, तो उसके दायरे से तो ये पहले ही बाहर हो गए थे। अब ये इन लोगों को किसी न किसी पार्टी के साथ विलीन होना है, किसी न किसी के साथ संबद्ध होना है। तो इन्होंने त्रिपुरा की पार्टी का जो क्षेत्रीय दल है, और उसका बहुत अस्तित्व वहाँ नहीं है त्रिपुरा में, लेकिन किसी न किसी का सहारा लेना था, तो इन्होंने उनका सहारा लिया है। अब चूंकि वो TMC से बाहर हो गए हैं, नई पार्टी के साथ शामिल हो गए हैं, तो अब वो स्वतंत्र हो गए हैं। तो उन्होंने घोषित कर दिया है कि NDA का, यानी वर्तमान जो केंद्रीय सरकार है, उसके साथ रह करके वो अपना जो उनका दायित्व है उसका निर्वहन करेंगे। और इसमें मज़ेदार बात एक ये आई है कि जैसे वो एक सयानी घोष का नाम आता है कि वो बड़ी मुखर रहीं, और सीधा सीधा उन्होंने जब सयानी घोष उन्होंने जिस तरह से भाषणबाजी की थी विधानसभा चुनाव में, और जो उनके आक्रामक स्वर थे, लोगों को लगता था कि, लोग कहते थे कि अगर TMC में अभिषेक बनर्जी, मतलब जो उनके भतीजे हैं ममता जी के, और ममता, ये दोनों किनारे होंगे, तो यही सयानी घोष जो है मुख्यमंत्री पद की दावेदार होंगी। काफ़ी भीड़ बटोरती थी, और वहाँ तरह तरह से वो गाने गाना और तमाम तरह के व्यंग कसना, वो सारी चीज़ें जो करती थी, तो वो लोगों को ताज्जुब हुआ। दूसरी ममता कहा जाता, हाँ, दूसरी ममता, उनको छोटी ममता कहा जा रहा था। और फिर एक नाम आया था उछल के, उसमें शत्रुघ्न सिन्हा का, तो लेकिन उनका बीच में कल बयान आया कि मैं किसी भी कीमत पे TMC नहीं छोड़ूंगा, मैं ममता बनर्जी के साथ ही रहूँगा। तो वो तो किनारे हो गए, उनका नाम उस लिस्ट में नहीं है।
और एक नाम और थोड़ा चौंकाया लोगों ने, चौंके लोग, यूसुफ पठान भी जी उनके साथ चले गए। ये तो खैर 17 लोग जो मिले हैं उनमें यूसुफ पठान भी थे। तो कुल मिलाकर जो लोग कल तक यानी विधानसभा चुनाव का परिणाम आने तक ममता बनर्जी के साथ चट्टान की तरह अडिग दिखाई दे रहे थे, वो लोग सारे के सारे रेत की दीवार की तरह ढह गए और वो उस पार्टी से निकल करके एक क्षेत्रीय दल में से होते हुए एनडीए को परोक्ष रूप से समर्थन देने का या प्रत्यक्ष रूप से समर्थन देने का वादा करते हुए वो एक तरह से कह लीजिए कि अघोषित एनडीए में वो शामिल हो गए हैं। जी भैया, एक बात और बहुत ज़ोरों से कही जा रही है, ज़ोरों से कही जा रही, क्या ये फाइनल है और लोग बोल भी रहे हैं, ये चैनलों में भी चल रहा है, अखबारों में भी आया है, टीएमसी हमारी जैसे महाराष्ट्र में हुआ था जी, तो अब ये पूरी टीएमसी को ही हड़पना चाहते हैं चुनाव चिन्ह सहित। वो तो होता ही है। देखिए शिवसेना ने वहाँ क्या किया, शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना बाहर निकली, एक नाथ शिंदे के, और वो उसके बाद उन्होंने मुख्यमंत्री भी रहे और उन्होंने जो उनका बाला साहब ठाकरे ने जो चुनाव चिन्ह लिया था उस चुनाव चिन्ह को भी उनको दे दिया गया। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में सब जगह 2-3 बार अपील की गई, 2-3 बार, कई बार उस पर चर्चा हुई और नहीं माने थे। वही स्थिति यहाँ निर्मित हो रही है क्योंकि 80 में 58 विधायक चले गए, 28 में से 22 सांसद आपके चले गए। तो इसका मतलब है कि उस पार्टी में अब आपका कोई, क्योंकि पार्टी कोई प्राइवेट लिमिटेड तो है नहीं कि आप उसके मालिक हो। पार्टी का हमारे यहाँ एक संविधान है, उसमें एक व्यवस्था है, कानून है, उसके तहत उसका रजिस्ट्रेशन होता है। जो उसके अध्यक्ष और जो लोग होते हैं, उसकी जो बॉडी होती है गवर्निंग बॉडी, वो उसको तय करती है कि क्या करना है। तो जो सारे लोग इधर ही आ जाएंगे तो टीएमसी की का नेतृत्व इनकी तरफ मतलब नेतृत्वकर्ता जो होते हैं यही हो जाते हैं। तो अब उसमें यह भी कहा जा रहा है कि उनका 2 फूल जो निशान है, चर्चाएं शुरू हो गई हैं, उस पर भी वो लोग प्रहार करने वाले हैं, मतलब उसको अपनी तरफ लाने की कोशिश करने वाले हैं। और ये इस तरह की चीज़ें हमेशा हुई हैं और इस बार भी होंगी। और एक तरह से समझ लीजिए कि ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक इस समय निस्सहाय से हो गए हैं। उनको अपनी आँखों के सामने ही वो जो एक आलीशान भवन उन्होंने बनाया था जिसमें 15 साल वो राज किए रहे, सत्ता में रहे, वो उनका पार्टी रूपी भवन ढह गया है। मतलब अब थोड़ी थोड़ी दीवारें बची हैं। अब देखिए उसको बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है भैया, कीर्ति आज़ाद जो कि 1983 में वर्ल्ड कप विजेता की टीम में शामिल थे, जी, कीर्ति आज़ाद इतना मुखर होकर के, अभी मैंने पहले कभी उनको ऐसा मुखर नहीं देखा, वो बड़े मुखर होकर के बोल रहे हैं। जो सांसद गए हैं, जो विधायक गए हैं, उनके ऊपर ओपन कटाक्ष कर रहे हैं कि, और ये बोल रहे हैं हमारे पास सारे सबूत हैं, किसको कितना ऑफर आया, कौन किस मामले में फंसा था, कौन किस टाइप का। उनको हम बागी नहीं कह सकते, उनको भगोड़े बोल सकते हैं। बागी तो हम बोल ही नहीं, भगोड़े हैं वो सब, बहुत ही खुलकर सामने आ रहे हैं वो भी हैं। देखिए कीर्ति आज़ाद थोड़ा सा वाचाल किस्म के हैं जी। वाचाल मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाला। वो कई मामले उनके आप अगर देखोगे ना, यूट्यूब में जाओगे तो उनके द्वारा जो कथन रहा है वो कई तो मामले में बहुत खुल करके चर्चा। पहले बीजेपी में थे। हाँ ठीक है, बीजेपी में रहे, दूसरे दलों के भी वो नज़दीक रहे। इनके पिताजी भगवत झा आज़ाद जी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं कांग्रेस की ओर से। तो वो एक अच्छे राजनीतिक परिवार से हैं और बहुत अच्छे क्रिकेटर थे। और जब वो क्रिकेट खेला करते थे तो हम लोग उसको सुनते थे, तो उस समय रेडियो पे कमेंट्री आती थी। तो जब कीर्ति आज़ाद बल्ला उठाते तो जैसे आजकल एक नया लड़का आया है बिहार वाला जी, वो जब उठाता है बल्ला तो लोगों को लगता है बस छक्का चौका मारेगा, वही स्थिति इनकी भी थी। तो एक आक्रामक बल्लेबाज और एक आक्रामक राजनेता के रूप में उनकी छवि है। और स्वाभाविक है कि वो थोड़ा सा जब वाचाल व्यक्ति कई बार सही बात भी कहता है। अब उनको ही लग रहा है कि और सही भी होना भी यही चाहिए। हालांकि राजनीति में नैतिकता की कोई बात अब करना तो मुझे लगता है बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। कोई नैतिकता नहीं रह गई, सबको सीधा सीधा अपने ही दिखाई देता है। लेकिन कीर्ति आज़ाद का वो कथन, वो उस कथन से वो लोगों का ध्यान तो आकृष्ट करते हैं। लोगों को लगता है कि आज भी अगर टीएमसी की इस भगदड़ वाली स्थिति में वो चट्टान की तरह अडिग हैं ममता बनर्जी के साथ, तो इसका मतलब है कि उनके अंदर थोड़ी सी अभी ईमानदारी है, ये तो कहा जा सकता है। और उसी के तहत वो इन सबको भगोड़ा और बेईमान और जो भी जिन शब्दों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वो उनको हक है वो बात कहने का। क्योंकि जो लोग गए हैं वो एक हिसाब से बात तो सही है। ये किसी के साथ भी होगा तो
इसका पात्र तो है कि उसको ये सब शब्द सुनने पड़ेंगे। जी भैया, एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो कहा जा रहा है, राजनीतिक पंडित बोल रहे हैं और लोग भी बोल रहे हैं कि टीएमसी को तोड़ने के पीछे जो मूल कारण नजर आ रहा है भैया, वो ये कहा जा रहा है कि चूंकि कई ऐसे बिल थे जो पास नहीं हो पाए, परिसीमन बिल जिनमें से प्रमुख है, और भी कई बिल थे, इस वजह से भारतीय जनता पार्टी अब 310 के आसपास इसको मिला के हो जाएगा अगर जाते हैं तो। क्या ये कारण है? अब वो देखिए, राजनीतिक दल जो हैं वो तरह तरह के वो चारों तरफ चलते हैं। तो अभी जिस 2/3 की जो ज़रूरत पड़ेगी वहाँ तक पहुँचने में अभी इनको समय लगेगा, क्योंकि अभी भी ये 312 के आसपास पहुँचेंगे सब मिला के, 310 312 के आसपास, और इनको चाहिए 360-65 के आसपास। तो सीधी सी बात है कि वहाँ पहुँचने के लिए आपको बहुत दम लगाना पड़ेगा। अगर आप इधर ज़्यादा दम लगाते हो तो फिर दूसरी तरफ जिनकी बैसाखी पे आप चल रहे हो ना, वो भी दरकने की स्थिति पैदा हो जाती है। जैसे आंध्र प्रदेश से नायडू जी नायडू जी का जो काम करने का तरीका है, जो उन्होंने घोषित किया है, वो बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के विपरीत है। यहाँ नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ी, और अभी सरकार में भी जो लोग हैं सब वो एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, लेकिन इनमें भी मतांतर है। वो जेडीयू जो है वो कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज के लोगों को अपने साथ लेके चलती है, भारतीय जनता पार्टी उससे ज़रा दूर है। तो ये इनकी जो संधि है उसमें ये चीज़ें आती हैं। तो इधर तो संभावनाएं कम है, लेकिन आंध्र प्रदेश वाली संभावना तो है कि ये तो आपका साथ दे सकते हैं, क्योंकि वहाँ आपकी बीजेपी की सरकार आ गई है, मतलब सम्राट चौधरी बीजेपी के हैं। लेकिन आंध्र प्रदेश में वो स्थिति नहीं है। अगर वो भी खस के तो आप इधर जितना पाए उधर आपको माइनस हो जाएगा। तो ये स्थिति अभी बनती नहीं दिखाई दे रही कि 2/3 तक ये पहुँचेंगे, लेकिन ये भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि राजनीति है, पता नहीं राजनीतिक ऊँट किस करवट बैठ जाए। वो किसी इसको लेकर के भविष्यवाणी करना मुझे लगता है कि उचित नहीं है। लेकिन ये जरूर कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल के चुनाव से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी ताकत में बेशुमार इजाफा किया है। और थोड़ा सा यह भी है कि अब जो एक बात कही जाती थी कि नीतीश और चंद्रबाबू नायडू में से कोई अगर अपना समर्थन वापस लिया तो सरकार खतरे में पड़ जाएगी, तो एक को तो निपटा लिए वो जी। एक से तो निश्चिंत हो गए, चाहे वो उधर का हो चाहे इधर का हो। इससे इनके हटने से भाजपा की एनडीए की सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इधर इनको सहारा देने के लिए आ गए हैं। तो वो तो उस स्थिति में आ गए हैं कि कोई इनको ब्लैकमेल आज की तारीख में नहीं कर पाएगा। एक साथ तो होंगे नहीं, अलग अलग करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम भाग रहे हो भागो, इधर तो हमको सपोर्ट देने के लिए आई हैं। तो बताया ना कि बीजेपी को लाभ बहुत हुआ है, लेकिन वो जो आप कह रहे हैं, जो आशंका व्यक्त की जा रही, सोशल मीडिया पे खूब लोग इसको लेकर के उल्टी करते हैं कि नहीं ऐसा करने वाले हैं, ऐसा करेंगे तो ये होगा, इससे ये नुकसान होगा। भाजपा के जो विरोधी सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं जो लोग, वो सीधा सीधा इसको षड्यंत्र बताते हैं। तो कुछ उसमें भी कहते हैं कि बहुत दूर है, अभी वहाँ तक पहुँचना बहुत मुश्किल है इनके लिए। तो अलग अलग बातें अलग अलग ढंग से लोग कहते हैं। मुझे व्यक्तिगत तौर पे लगता है कि दिल्ली बहुत दूर है अभी उस मामले में। जी बिल्कुल। भैया एक बात और मैं ये जानना चाहता हूँ, पहला तो ये कि क्या ये अब थम गया या अभी और आगे जाएगा ये मामला, एक। दूसरा, आप ममता बनर्जी का भविष्य कहाँ देखते हैं? ममता बनर्जी तो अभी जैसे वो सोनिया गांधी जी से मिली, उनकी बॉडी लैंग्वेज वो सब देख करके लोग कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है कांग्रेस में शामिल हो जाए, क्योंकि कांग्रेस रूपी समुद्र से ही वो बाहर आई थी और फिर भारतीय जनता पार्टी होते हुए टीएमसी का उन्होंने सफ़र तय किया। अब वहाँ उनकी स्थिति खराब हो गई। और चूंकि वहाँ का इतिहास, पहले भी अपन इस पर चर्चा किए हैं कि पश्चिम बंगाल का इतिहास यही रहा है कि कांग्रेस गई तो गई, कम्युनिस्ट गई तो गई, टीएमसी गई, और हमेशा के लिए अगर जाने की स्थिति बन जाती है, वहाँ का स्वभाव जो है, वहाँ का जो नेचर है मतदाताओं का, वहाँ की राजनीति का, तो इनको फिर अपना भविष्य तो देखना पड़ेगा ममता बनर्जी को। ममता बनर्जी तो चलिए वो धीरे धीरे वो 70 साल की लगभग हो रही हैं। उनको अपने भतीजे को जो अपना उत्तराधिकारी बना रही थी, वो तो यंग है, तो उनको तो कहीं ना कहीं पनाह लेना पड़ेगा। और पनाह वो कहाँ लेंगे, सिर्फ कांग्रेस ही उनको दिखाई देता है, क्योंकि इधर तो जाने से रहे, क्योंकि इन्होंने इनको बाहर किया है जी। तो दो ही दल हैं जहाँ वो जा करके अपना अस्तित्व बचाए रख सकते हैं, देखो कांग्रेस या भाजपा।
तो कांग्रेस से वो चूंकि निकले हैं, तो कांग्रेस में अगर चले जाएंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक संभावना उसकी है कि वहाँ जा सकते हैं, और नहीं की स्थिति में यह होगा कि चलो हम प्रेम से साथ में वैसे ही चलें जैसे और दल चल रहे हैं, समाजवादी पार्टी चल रही है और तमाम दल हैं जो कांग्रेस के साथ मिलकर के क्षेत्रीय दल चल रहे हैं। तो वैसे ही हो कि चलो भाई हम आपके बगलगीर बन जाएंगे, आपके साथ रहेंगे, और साथ रह करके देश के अन्य राज्यों में होने वाले चुनाव में आप हमको मदद करो, हम आपको मदद करेंगे। और पश्चिम बंगाल की जब बात आएगी तो आप हमको वहाँ ताकत देना। तो इस तरह की बातें, दोनों चीज़ें हैं उसमें, मतलब संभावनाएं दोनों हैं। बताया ना कि राजनीति में कभी भी कुछ हो सकता है, तो कांग्रेस में भी जा सकती हैं, और नहीं की स्थिति में फिर ये होगा कि कांग्रेस के साथ मिलकर के क्षेत्रीय दलों के साथ जो उनका इंडिया गठबंधन है उसमें शामिल रह करके वो सबके साथ मिल करके अपने वजूद को बचाए रखने के लिए संघर्ष करें। बिल्कुल ठीक बोल रहे भैया। और बंगाल चुनाव के बाद जो उथल पुथल मची है उसमें ममता बनर्जी की मुश्किलें तो बढ़ी हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। और ममता बनर्जी का भविष्य क्या होगा ये भी कमलेश भैया ने चर्चा में बताया आप लोगों को। मेरा ख्याल है कि बहुत कुछ समझ में आया होगा। चलिए आइए दूसरे मुद्दे पे आते हैं। दूसरा मुद्दा ये है कि ईरान के साथ अमेरिका और इजराइल के जो युद्ध हो रहा है, और युद्ध अभी थम गया है, अभी दूसरे दौर में जो वार शुरू हुई थी उसमें भी अब थम गया है। अब एक डील जो है 14 पॉइंट की वो फाइनल होने जा रही है। लगभग ये ट्रम्प की तरफ से भी ऐलान कर दिया गया है, और दूसरी तरफ से अब ईरान की तरफ से भी इसका ऐलान हो गया। लेकिन ये कमलेश भैया ये कहा जा रहा है कि ये डील इजराइल को पसंद नहीं आई, और पहली बार उसने जब ईरान ने बोला था कि लेबनान को हम शामिल करेंगे, बैरूत पे हमला नहीं होना चाहिए, बैरूत पे हमला हुआ। उसके बाद इधर से रिटेलिएट होता है और ईरान ने भी जम कर दिया। अभी इस डील जब साइन होने वाली है, लगभग फाइनल हो गई, इजराइल ने फिर बैरूत पे हमला कर दिया। क्या भैया मान के चलें कि शक्तिमान ही गंगाधर है, गंगाधार ही शक्तिमान है? हाँ, देखिए अमेरिका और इजराइल को ये मुझे लगता है कि थोड़ी सी इस विषय में भी समझ रखने वालों को पता है कि इजराइल के बिना अमेरिका नहीं चल सकता। उसकी पूरी अर्थव्यवस्था पर इजरायलियों का कब्जा है, और अमेरिका नहीं चल सकता तो इजराइल भी बिना अमेरिका के नहीं चल सकता है। दोनों सहोदर भ्राता हैं, एक ही माँ के दोनों संतान हैं। इजराइल जिस तरह से वहाँ घिरा हुआ है चारों तरफ मुस्लिम राष्ट्रों से, और सबसे दुश्मनी उसने लेके रखा हुआ, उसको ज़रूरत अमेरिका की, और अमेरिका की ज़रूरत है इजरायलियों की जो वहाँ का सारा उद्योग धंधा चलाते हैं। तो इनकी मजबूरी है, वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। अब अपने अपने देश की जब बात करें तो अमेरिका चूंकि अब वहाँ पे पेट्रोल के रेट बढ़ने लगे, महंगाई बढ़ने लगी है, ट्रंप के ऊपर दबाव बढ़ना शुरू हो गया है, उनके सांसद बोलना शुरू कर दिए, उनकी पार्टी के लोग भी उनको बोलना शुरू कर दिए हैं। तो ये जो चले थे उसका शांति का पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार लेने के चक्कर में थे, जो बातें करते थे, अब उनको लग रहा है कि जैसे भी गर्दन बाहर निकालो। अब हम तो लोगों को बोलते रहे कि हमने इतने देशों का संघर्ष खत्म कर दिया, मेरा कोई संघर्ष खत्म कराने के लिए नहीं आया। तो उनको एक तो पिद्दी का शोरबा मिला, कौन? पाकिस्तान। उसके जरिए वो कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने घोषित किया कि 19 तारीख को स्विट्जरलैंड में लोग बैठ रहे हैं, और उसका रास्ता निकल जाएगा। 16 पॉइंट है। अच्छा। उन मुद्दों पर चर्चा करके उसमें जो प्रमुख पॉइंट है उसकी बात ज़्यादा हो रही है कि हॉर्मुज़ को खोल देंगे, और ये ईरान खोल देगा, और उसके बाद वो अमेरिका वो $25 लाख के आसपास रिलीज करेगा जो फंड सीज कर दिया गया है। इस तरह की बातें कुछ कुछ हो रही हैं, और अब की बार इसलिए थोड़ा सा भरोसा हो रहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने, वो तो रोज़ बयान देते कि बस हमारा समझौता होने वाला, हमारा होने वाला है, लेकिन उनके उस कथन पर ईरान ने भी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की और कहा है कि नहीं, हमारी डील पक्की हो गई है और हम लोग एक मुकाम तक पहुंच गए और जल्दी ही हमारे बीच में समझौता हो जाएगा। तो दोनों पक्षों की बात आ रही, और इस बीच इजराइल का तिलमिलाना स्वाभाविक है कि क्योंकि वो चाह रहा था कि इजराइल से परमाणु कार्यक्रम जो है ईरान पूरी तरह से ख़त्म कर दे, और जो उसके पास यूरेनियम जो तैयार है 400 किलो के आसपास, वो यूरेनियम नष्ट कर दिया जाए या अमेरिका उसको अपने पास ले आए, ताकि ये कभी फिर दोबारा इसकी बात ही न कर सके। ये उसकी पहली मांग थी। बैलिस्टिक की जो वहाँ का उत्पादन होता है, वो उत्पादन भी रोक दिया जाए, उस पर भी लंबी दूरी की जो वो उनके यहाँ जो पहुँच जाते हैं,
उसके उत्पादन पर रोक लगा दिया, इस तरह की बातें जो, और फिर वो जो प्रॉक्सी वार करता है, ये कुछ संगठनों को तैयार कर दिया है आसपास के कुछ हिजबुल्लाह, हाँ, तो इनको जो वो आग्नेयास्त्र देता है, पैसे देता है, उसको सबको देना बंद करे, इस तरह की बात इजराइल चाहता है। लेकिन अभी इजराइल को किनारे करके, थोड़ा सा किनारे करके, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि इनके बीच में ऐसी बातें भी आई ना कि नाराज़गी व्यक्त की ट्रंप ने, थोड़ा डाटा नेतन्याहू को, इस तरह की बातें आई हैं ना, आई है कि आप जब हम समझौता करने की बात करते हैं तो आप कहीं ना कहीं बम फेंक देते हो, तो इससे समझौते में बाधा आ जाती है। तो नाराज़गी उन्होंने व्यक्त की है। तो सीधी सी बात है कि अभी मुझे लगता है कि ईरान विशुद्ध रूप से अपने देश की बात सोचेगा, वो इतना नष्ट होने के बाद भी खड़ा है। अमेरिका सोचता ही है, इजराइल सोचता ही है। तो अब दो रेख वाला मामला फिर से टकरा रहा है, स्वार्थ वाला मामला। इजराइल को लग रहा है कि नहीं, अभी ऐसा कर लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर। अमेरिका को लग रहा है कि हमारे यहाँ महंगाई और ये सब बढ़ रही, ट्रंप को बिल्कुल स्पष्ट है कि ऐसी की तैसी कर डालेंगे अमेरिकन। और ईरान, मिड टर्म इलेक्शन भी है। हाँ, तो ईरान जो है वो तो खैर तबाह हो ही गया है। वो तो कह रहा है कि अब हमारा, वो जो तो कहावत है कि नंगा नाचे फाटे क्या, उसके पास तो कुछ रह ही नहीं गया। अब आप उसका क्या नुकसान, जितना नुकसान करना था कर डाले हो। तो वो भी अब बिल्कुल अंत में खड़ा है। लेकिन जो लोग अभी हैं यहाँ, उनको लगता है कि चलो ठीक है, अगर कोई रास्ता निकल जाता तो हमारा जो बचा रह गया है वो तो बच जाए, और जो कुछ हमें मिल सकता है, कुछ राहत मिल सकती है वो मिले, और आगे के लिए संकट का खात्मा हो, इस तरह की वो अपनी तरफ से उसकी ख्वाहिश है। ऐसा उनके नेताओं के बयान से लगता है। जी भैया, कुल मिला के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, अंत की ओर बढ़ रहे हैं। दुनिया का तो पता नहीं, हमको हमारे देश से लेना देना है, हमारे देश से मतलब है। अगर समझौता हो जाता है भैया, अगर ये, तो भारत को कितना फ़ायदा होगा, भारत के लिए कितनी शुभ संकेत होगी। देखिए, भारत के लिए ही सबसे बड़ा फायदा है। ईरान तो वो तेल बेचने का काम करता है जी, फिर से बेच लेगा, उसके पास तो है। उसको तो प्रकृति ने ऐसी चीज दे रखी है कि उलीचो और बेचो और धन कमाओ, वो तो खड़ा हो जाएगा। इजराइल तो खड़ा ही है, अमेरिका खड़ा ही है जी। भारत को सबसे ज्यादा नुकसान इसलिए था कि हम 150 करोड़ के आबादी वाले देश हैं जी। हमारे यहाँ कोई चीज अगर रुकती है ना तो एक बारगी, मतलब इतना बड़ा झटका लगता है कि पूछिए मत। अभी अर्थव्यवस्था के जो जानकार है, कभी कभी सोशल मीडिया पे आता है कि भारत की अर्थव्यवस्था तहस नहस हो गई है। मतलब सिर्फ ये 2 महीने 3 महीने के दरमियान ही, अगर ये लंबा खिंच गया तो हम कहाँ पहुँचेंगे, इसकी कल्पना करने वाले जो जानकार हैं बोलते हैं सिहर जाते हैं उसकी कल्पना करके। हम और आप तो साधारण लोग हैं, उसको उतना नहीं समझते। हमको तो सिर्फ ये दिखता है कि पेट्रोल डीजल का रेट कितना बढ़ गया, गैस का कितना रेट बढ़ गया, बाकी चीज़ों कितना रेट बढ़ गया, हम सिर्फ इतने की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ये नहीं सोच पा रहे हैं, क्योंकि जानकारी नहीं है, हमें भी जानकारी नहीं है कि अगर सरकार अपने कोष में से निकाल करके ये डाल डाल के बैलेंस ना करती ना, तो अभी तक तो रेट पाकिस्तान जैसे हो गए थे हमारे यहाँ भी। तो सबसे ज़्यादा नुकसान अगर किसी देश को हो रहा है ना, तो वहाँ तो अधोसंरचना उनकी बर्बाद हुई, ईरान की, उनकी अर्थव्यवस्था पर असर पड़ा है। हमारे उससे ज़्यादा, मतलब समझिए कि एक तरह से हम कैंसर जैसे रोग से पीड़ित हो रहे हैं भारतीय जी, कि उसको लाइलाज हो जाएगा। इसलिए भारत के लिए तो ये दोनों अगर समझौता कर लेते हैं तो उनसे ज़्यादा खुश भारतीय होंगे, क्योंकि हमको जो नुकसान हो रहा है वो सबको दिख रहा है। जी बिल्कुल सही बात है। और भैया ने जो बोला कि ये अगर हमारे लिए कैंसर हो सकता, वास्तव में अगर ये सोचें तो इस युद्ध से भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान है। इजराइल कोशिश कर रहा है कि ये डील ना होने पाए, और इधर अमेरिका कोशिश कर रहा है किसी तरह से गर्दन, जैसे कमलेश जी ने बताया, गर्दन छुड़ा के भागें। और हमारे भारत के लिए ये बहुत अच्छी बात होगी, तेल के दाम घटेंगे, तेल के दाम बढ़ेंगे। बहरहाल मुद्दे की बात तो हम यहीं देते हैं विराम। अगली बार फिर हम आपके सामने शामिल होंगे कि किसी नए मुद्दे को लेकर के। तब तक आपके होस्ट सुहेल की को इजाज़त दीजिए। नमस्कार भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सबको, नमस्कार।